इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों ये है लास्ट पार्ट सिंथेसिस चैप्टर का। इसमें हम जो देखने वाले हैं वो ध्यान से पढ़िए और समझिए, कोई दिक्कत परेशानी हो जरूर पूछिए। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। पहले वीडियो हमने देखा कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। दूसरे पार्ट में हमने थोड़ा और उसको एलाबोरेट किया। तीसरे पार्ट में हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते, मतलब कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब हम देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो नाम से क्लियर है, थोड़ा हार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ना समझ में आए। थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, आप सीख जाओगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से अधिक क्लॉजेस होते हैं। कितने होते हैं? एक से अधिक क्लॉज होते हैं, ठीक है। समझ में आया? फिर लिखा लिखा इसमें एक क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज तथा शेष सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। यानी कि क्लॉज समझते ही हो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव सम मीनिंग, ठीक है। इसमें वर्ब होता है नॉर्मली। तो तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? वो क्लॉज जो मेन क्लॉज हो, यानी जो मेन हो। सब ऑर्डिनेट यानी जो मेन का सब ऑर्डिनेट हो, यानी उससे छोटा हो। जो आश्रित हो, सब ऑर्डिनेट मत क्लॉज मतलब वो क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित हो या निर्भर हो। प्रिंसिपल क्लॉज स्वतंत्र होता है, जबकि सब ऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होता है, यानी निर्भर होता है, कह सकते हैं। सब ऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। यानी कि अगर आप ध्यान समझो तो कह रहा है कि अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने हैं आपको, तो आपको आपके पास एक प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए और सब ऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। ये दोनों होना चाहिए, दोनों का मिक्सअप करके आपको बनाना होता है। इसमें से जब आप दो अलग अलग सेंटेंस को एक करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओगे, तो आपको क्या करना होगा? एक को प्रिंसिपल क्लॉज बनाना पड़ेगा, एक को सब ऑर्डिनेट क्लॉज बनाना पड़ेगा। और जब ये बना रहे होगे तब आप चाहो तो नाउन क्लॉज का यूज़ करके बना सकते हो, चाहे एडजेक्टिव क्लॉज का, चाहे एडवर्ब। डिपेंड करता है कि सेंटेंस जैसा है, उसके हिसाब से हम ये तीन तरीके से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है नाउन क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, मतलब कि पहला हमने देखा नाउन क्लॉज, फिर देखेंगे एडजेक्टिव, फिर देखेंगे एडवर्ब, ठीक है। ये तीनों देखेंगे। ठीक, प्रिंसिपल क्लॉज बताने की कोई इतनी ज़रूरत है नहीं। सिंपल वो क्लॉज जो सेंटेंस में मेन हो, ठीक है, जो किसी पर आश्रित ना हो। नाउन क्लॉज संज्ञा का कार्य करता है, यानी वो क्लॉज जो नाउन की तरह काम करे उसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं, ठीक है। यदि पहले वाक्य में दिए गए फैक्ट तथा स्टेटमेंट को दूसरे वाक्य में स्वीकार या अस्वीकार किया जाए तो ऐसे वाक्यों को नाउन क्लॉज द्वारा जोड़ा जाता है। यानी कि दो सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, एक सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस। जो दूसरा सेंटेंस है वो उस बात को क्या कर रहा हो? स्वीकार कर रहा हो या मना कर रहा हो, तब हम उसको नाउन क्लॉज के रूप में जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा है? नाउन क्लॉज बनाने के लिए साधारणतः निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हैं। मतलब कि एक तरीके से ये फिक्स वर्ड्स होते हैं, इनका प्रयोग करके हम क्या करते हैं? नाउन क्लॉज का यूज़ करते हैं, और जिससे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ठीक, कोई डाउट परेशानी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा कि ये पोर्शन में यहाँ पे दिक्कत थी। ठीक, फिर लिखा है नाउन क्लॉज 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। एक एक करके देखते हैं। ध्यान दीजिए, पहले हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते कैसे हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आपको एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज की जरूरत होती है। सब ऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं, इसमें हम नाउन क्लॉज, एडवर्ब और एडजेक्टिव क्लॉज 3 होते हैं। तीनों को हम देखते हैं, ठीक है। जो नाउन क्लॉज देखने जा रहे हैं, नाउन क्लॉज में ये जो है ये सारे आते हैं, इन सब का यूज़ करके बनाता है। देखिए, ये सब नाउन से रिलेटेड। दैट मतलब कोई वस्तु के लिए आता है, हु किसी आप व्यक्ति के लिए, विच किसी वस्तु के लिए, वॉट किसी कोई वस्तु के लिए कह सकते हैं, या व्हेन मतलब कब, और वेयर मतलब कहाँ। तो ये सब के सब क्या है? सब किसी न किसी नाउन से रिलेट करते हैं, आप चेक कर सकते हो। ठीक, अब मिलाते हैं। क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू वर्ब, यानी कि हमें एक नाउन क्लॉज बनाना है जो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा वर्ब के लिए। अब देखते हैं वो कैसे। ये जो मैं क्या हूँ कैसे साबित होता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इट इज़ फैक्ट।
सॉरी, द सन राइज इन द ईस्ट इट इज़ फैक्ट। तो क्या है, दैट द सन राइज इन द ईस्ट, वह बात जो सूर्य क्या कहते हैं पूरब से उगता है, इज फैक्ट, यह सच है। तो इज के लिए ध्यान दीजिएगा, इज के लिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या है, एक सब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है। आपको पता है सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट फैक्ट है, अगर आप ध्यान से देखोगे ऑब्जेक्ट जो है आपको क्या है, फैक्ट है, इज आपका है वर्ब है, और ये दैट है, ये पूरा नाउन है, नॉन क्लॉज के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। समझ में आया? उदाहरण एक और देखते हैं। दैट द सन राइजिंग इन द ईस्ट, क्रिया इज का सब्जेक्ट है, अतः इज इट इज फैक्ट प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी कि इट यहाँ पे साइलेंट है, इट का यूज नहीं किया गया है, ठीक। दैट द सन राइजिंग इन द ईस्ट नाउन क्लॉज है, यह इज का सब्जेक्ट है। इज का सब्जेक्ट कौन है? इसका सब्जेक्ट है ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो आगे साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे जो इस फैक्ट था, ठीक है, यानी जो इट था वो हिडन था, यानी छुपा हुआ था। इट को हम कल्पना में मान सकते हो, ठीक। और अब देखो दूसरा एग्जांपल, इट इज सर्टेन ही विल कम टुडे। तो दैट ही विल कम टुडे ये सब्जेक्ट हो गया, और इज सर्टेन ये मतलब एक तरीके से आपका ये वर्ब और उसका नेक्स्ट पार्ट। ये जो ये वाला क्लॉज है ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये वाला क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हम वो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए दो अलग सेंटेंस है, द सन राइज इन द ईस्ट इट इज़ नोन टू ऑल। तो इट इज़ नोन टू ऑल ये प्रिंसिपल के रूप में यूज हुआ है, और दैट द सन राइज इन द ईस्ट ये सबऑर्डिनेट रूप में यूज हुआ है। यानी कि देखा जाए तो ये वाली जो फ्रेज है इस पर डिपेंड करती है, इस वाले फ्रेज पे, ठीक। चेक कर सकते हो आप, यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, हिंदी वाला आप पढ़ सकते हो। एक और एग्जांपल है, द ट्रेन इज लेट वी नो इट। सिंपल है, ट्रेन लेट है हम जानते हैं यह, तो वी नो हम जानते हैं, दैट द ट्रेन इज लेट हम जानते हैं कि ट्रेन लेट है। सिंपल सी बात है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जहाँ द ट्रेन इज लेट ये आप सबऑर्डिनेट है, और वी नो हम जानते हैं ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में यूज हुआ है। अब चलते हैं हम जो सब ऑर्डिनेट है, यानी जो सब ऑर्डिनेट है उसको हम एज अ प्रेपोजिशन एज अ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, लेकिन प्रेपोजिशन का। इससे पहले हमने यूज पढ़ा था ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, यानी क्रिया का। आप देख सकोगे नो, ये नो या कोई भी वो क्रिया के रूप में, मतलब क्रिया का ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि इसको अगर आप इसे समझो तो क्रिया का ऑब्जेक्ट, क्रिया का ऑब्जेक्ट। लेकिन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम किसका पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये कैसे बनता है, ही इज सेइंग समथिंग लिसन टू इट। यहाँ टू क्या है, प्रीपोजिशन है, उसके हिसाब से बनाएंगे। लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग, सुनो वो क्या कह रहा है। तो नॉर्मली लिसन व्हाट इज सेइंग इसमें ये गलत होता है, लिसन के साथ हमेशा टू लगता ही लगता है, ठीक। आगे चलते हैं। इस उदाहरण में लिसन टू प्रिंसिपल क्लॉज, और व्हाट ही इज सेइंग ये क्या है, सब ऑर्डिनेट नाउन क्लॉज गवर्न बाय प्रीपोजिशन टू, जिसमें प्रीपोजिशन का यूज किया गया है टू, ठीक। आगे चलते हैं। आई टोल्ड यू यस्टरडे यू मस्ट रिलाई ऑन इट। मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस पर निर्भर रहो। तो यू मस्ट रिलाई ऑन इट ऑन व्हाट आई टोल्ड यू, ठीक है। मैंने तुमसे कहा था तुम इस पर निर्भर रहो। तो मैंने तुमसे मतलब सॉरी इसका हिंदी ये होगा, तुम निर्भर रहो जो मैंने तुमसे कल कहा था, ठीक है। तो तुम निर्भर रहो ये प्रिंसिपल क्लॉज, और जो मैंने तुमसे कहा था ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ये इस पर निर्भर करता है, ठीक। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। चौथा जो पार्ट है, मतलब चौथा जो तरीका है बनाने का नाउन फ्रेज में, वो है नाउन फ्रेज को एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज़ करने का। नाउन फ्रेज को एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज़ करने का वर्ब का। ध्यान दो, वर्ब से हम वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, कभी कभी वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। जैसे जो फाइनाइट वर्ब होते हैं उनके साथ
या डेफिनेट वर्ड कह सकते हैं। डेफिनेट वर्ड के साथ वर्ब कॉम्प्लीमेंट आता है और इनडेफिनेट के साथ वर्ब आता है, या इनफाइनाइट बोल सकते हो, ठीक है। या कई लोग उसको क्या जो कहते हैं इनफाइनाइट तो नहीं कह सकते हम, एक तरीके से ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनके साथ वर्ब आता है और फिर कॉम्प्लीमेंट अगर आया तो आया, अदरवाइज जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, ठीक है, उनके साथ हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है। तो ये वाला जो एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल हमेशा इंट्रांजिटिव कॉम्प्लीमेंट के वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूज़ होता है। अगर किसी को ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव फाइनाइट इनफाइनाइट में डाउट लग रहा है वर्ब में, तो प्लीज़ पहले जाके वीडियोस देखिए, तभी आपको यहाँ पे डाउट क्लियर होगा। प्लीज़ ज़रूर जाके देखें वर्ब का वीडियो, किसी भी चैनल पे किसी के पे वर्ब थोड़ा पढ़ के आए तब क्लियर होगा। लिखा है यू विल नॉट कम इन टाइम, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तुम समय पे नहीं आओगे, यह प्रॉब्लम है। तो सिंपल, दैट द प्रॉब्लम इज दैट, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। यू विल नॉट कम इन टाइम, तुम समय पे नहीं आओगे। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। द प्रॉब्लम इज, ठीक है, द प्रॉब्लम इज ये आपका होगा प्रिंसिपल क्लॉज, और दैट यू विल नॉट कम इन टाइम ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। कैसे, यहाँ देखिए इज यूज हुआ है, इसके बाद नॉर्मली आप पता है यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज हुआ है। इज, एम आर, वॉज वर्ब जब अकेले यूज हो बिना किसी क्रिया के तो उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और तब उस वर्ब के बाद जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उसे वो कॉम्प्लीमेंट कहलाती हैं। तो प्रॉब्लम आपका मेन सब्जेक्ट हो गया, इज आपका वर्ब हो गया, और दैट से लेकर टाइम तक ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम कॉम्प्लीमेंट को एक पूरा का पूरा क्या मान ले रहे हैं, क्लॉज मान ले रहे हैं ही क्लॉज, हम इसको कह दे रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। द प्रॉब्लम इज आपका जो हो गया एक अलग से क्लॉज है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक। ये डिपेंड करता है, जितना एक्सरसाइज करोगे आपको उतना ही क्लियर होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दिस इज द रीज़न आई डू नॉट हेल्प माई ब्रदर। यह कारण है मैं अपने भाई की मदद नहीं करता। तो सिंपल, द रीज़न इज दैट, कारण है इसका कि आई डो नॉट हेल्प, यह कारण है कि मैं इसका अपने भाई का हेल्प नहीं करता। तो दैट आई डो नॉट हेल्प माई ब्रदर, दैट का यूज़ हम जरूर ऐड करेंगे उस पर्टिकुलर क्लॉज में, ठीक है। तो ये दैट से लेकर ब्रदर तक ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और द रीज़न इज ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये मेन क्लॉज हो गया कह सकते हैं। अब चलते हैं पांचवा तरीका, कैसे हम नाउन फ्रेज का यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। तो पांचवा तरीका देखते हैं। पांचवा, द केस इन अपोजिशन टू अ नाउन, यानी जहाँ पे हम किसी की दो विशेषता बताते हैं या दो गुण बताते हैं। जैसे राम इज़ अ डॉक्टर, तो राम इज़ अ बॉय, राम इज़ अ डॉक्टर, ठीक है। या दिस बॉय इज़ अ राम, ही इज़ डॉक्टर, यानी कि बॉय की दो हमने उसकी गुण बता दी है, ठीक है। एक कि वह लड़का, ये उसका नाम राम है और वह डॉक्टर है। तो ऐसे चीज़ों को हम अपोजिशन बोलते हैं जहाँ पे जस्ट बगल में उसका यूज़ हो, उसका संबोधन हो के उसका यूज़ हो। जैसे ही डाइड यस्टरडे, द रूमर वॉज फॉल्स, ठीक, द रूमर दैट ही डाइड यस्टरडे वॉज फॉल्स, यानी कि वह रूमर, वो एक तरीके अफवाह कि वह मर गया, कल ही मर गया, कल मतलब पिछला कल मर गया, वॉज फॉल्स, वो गलत था, ठीक है। यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, द रूमर वॉज फॉल्स, द रूमर वॉज फॉल्स, प्रिंसिपल क्लॉज है दैट ही डाइड, ठीक है। यहाँ फॉल्स की जगह यहाँ पे दैट लिखा, द रूमर दैट ही डाइड यस्टरडे वॉज फॉल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या पीछे लग रहा है, ध्यान से चेक करिएगा। द रूमर ये वाला पार्ट और ये वॉज फॉल्स, ये दोनों एक ही क्लॉज के पार्ट हैं। इसके बीच में दैट ही डिड डाइड यस्टरडे बीच में घुस गया। नॉर्मली इससे पहले क्या देख रहे थे कि मेन क्लॉज अलग, सबऑर्डिनेट क्लॉज अलग, या सबऑर्डिनेट क्लॉज अलग, मेन क्लॉज अलग। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, मेन क्लॉज टूट गया है, एक ये पार्ट में और एक ये पार्ट में टूटा हुआ है। तो जो ये टूटा हुआ पार्ट आप देख रहे हो, इसे ही बोलते हैं अपोजिशन। यहाँ पे जो अपोजिशन ही मतलब होता है बीच में टपक पड़ना या बीच में सट जाना। तो यहाँ पे जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो जस्ट आपके प्रिंसिपल क्लॉज के बीच में आ गया और आपके प्रिंसिपल क्लॉज को दो भाग में उसने तोड़ दिया।
तोड़ने के लिए हम कॉमा लगाते हैं, तो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है पहले से। ठीक, एग्जाम्पल करोगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखिए नाउन क्लॉज कुछ अन्य उदाहरण देखे जा सकते हैं जहाँ पे हम क्वेश्चन से बनाते हैं, यानी क्वेश्चन से भी हम नाउन क्लॉज बना सकते हैं। जैसे ही डज नॉट नो हु इज़ राम, वो नहीं जानता कि राम कौन है, तो सिंपल ही डज नॉट नो हु इज़ राम। तो यहाँ जो हु इज़ राम है आपका ये सबऑर्डिनेट है, ही डज नॉट नो क्या है, मेन का क्लॉज है। ठीक, टेल मी व्हाट इज़ योर नेम, तो टेल मी व्हाट योर नेम इज़, तो टेल मी ये आपका हो गया मेन क्लॉज, ओपन क्लॉज कह सकते हैं, मेन क्लॉज कह सकते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि एक तरीके से प्रिंसिपल क्लॉज। व्हाट योर नेम इज़ ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि ये इस पर टेल मी पर निर्भर है, चेक कर सकते हो आप। अगर कोई कहेगा ही नहीं तो व्हाट इज़ योर नेम का क्या बताओगे आप। ठीक, तो यह दोनों सेंटेंस अगर आप मिला के बोलो तो आप देखोगे कि व्हाट योर नेम इज़ ये डिपेंड है टेल मी पर। ठीक है, टेल मी वेयर डू यू लिव, तो सेम चीज़ है जैसा हमने देखा सेकंड वाले में, बस बोलने का तरीका बदल गया है। चौथा, आई डो नॉट नो ही मे बी इनोसेंट, तो आई डो नॉट नो इफ ही मे बी इनोसेंट, तो इफ से लेकर ही तक ये क्या है, ये एक तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है और यहाँ पे सब ऑर्डिनेट क्लॉज की तरह यूज हुआ है। आई डो नॉट नो यहाँ पे जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज की तरह यूज हुआ है। ठीक, तो यहाँ आप देखिए एग्जाम्पल के रूप में मैं एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, बाकी अपने से करिए, डाउट परेशानी लगे तो पूछिए, लेकिन तरीका मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है किस तरीके से आपको पूछना है, उसी तरीके से प्लीज़ पूछिएगा। ठीक, ताकि मुझे आसानी हो। ही इज़ डेड इट इज़ सैड, तो इसको कैसे बनेगा, क्या बनेगा बताइए, इससे क्या बनेगा, सोचिए। पहले किस में आएगा, इट इज़ दैट इज़ सैड, ही इज़ डेड, या इसको ऐसे he is sad, sorry he is dead is sad, it हटा देंगे कॉमा लगा के, he is dead कॉमा it हटा के is sad, वह मर गया है दुखद है, सिंपल सी बात है। यहाँ हम it को हटा के और फुल स्टॉप it को हटा के कॉमा लगा सकते हैं। ठीक है, और तरीके आप अपने से अपनाओ, चेक करो, नहीं आ रहा है तो पूछो। ठीक है, हो सकता है एक क्वेश्चन करने के 2-3 तरीके आए। अभी हमने सिर्फ क्या देखा था, नाउन क्लॉज। फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ मैं क्या हमने क्या डिस्कस किया था, हमें क्या पढ़ना था, ध्यान से देखिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है मैंने बता दिया, वो दो चीज़ों को मिलकर बनता है। प्रिंसिपल क्लॉज आपको समझ में आएगा, वो क्लॉज जो मेन क्लॉज हो सेंटेंस में। ठीक है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज कैसे बनाते हैं, कैसे चेक करते हैं, तो नाउन क्लॉज हमने देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज, फिर देखेंगे एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। कैसे हम एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। यदि एक वाक्य में आए नाउन या प्रोनाउन के बारे में, ध्यान दीजिएगा, नाउन प्रोनाउन के बारे में दूसरे वाक्य में कही गई बात कही गई हो तो दूसरे वाक्य को एडजेक्टिव क्लॉज बनाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। यानी कि एक सेंटेंस में जो बात कही गई है वो दूसरे सेंटेंस में उसी पहले वाले सेंटेंस के नाउन के बारे में कोई बात कही जाए या प्रोनाउन के बारे में कोई बात कही जाए तो उसे हम मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, जहाँ पर जो दूसरा वाला सेंटेंस है यानी जो सब ऑर्डिनेट सब्जेक्ट है, सॉरी सेंटेंस है, उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे देखिए एडजेक्टिव क्लॉज पहचानने का तरीका, हु, हुज, होम, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब लिखा रहेगा तो आप समझ जाइए कि एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ करके बनाया गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसा नहीं कि कहीं लिखा होगा बस मान लीजिए। पहले आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पकड़िए और पकड़िए कि इसमें से कौन सी चीज़ उसमें लिखी हुई है और किस चीज़ की मीनिंग क्या हो रही है। तभी ऐसा ही नहीं, क्योंकि आपने देखा दैट का यूज़ नाउन के लिए भी हो रहा था, हु का यूज़ नाउन वाले फ्रेज में भी यूज़ हो रहा था। तो आपको ये थोड़ी दिमाग लगानी पड़ेगी या दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको कैसे मतलब इसको कैसे हम बाहर निकले, सॉल्यूशन क्या निकाले इसका। चलिए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, द बॉय केम हियर ही इज़ माई सन। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का बनेगा, द बॉय हु केम हियर इज़ माई सन। नॉर्मली हम बचपन से इसको बोलते हैं, बचपन मतलब कि जब से आप थोड़ा इंग्लिश समझना सीखे होगे, 5, 6, 7, 8 थोड़ा इंग्लिश बोलना सीखे होगे, इंग्लिश को समझना सीखा होगा, तब से आपने कभी न कभी ऐसा बोला होगा कि यह वही लड़का है जिसने मेरी पेन चुराई थी। तो द बॉय हु केम हियर, जो लड़का जो आया था
इज़ माई सन, वो मेरा लड़का है। यहाँ द बॉय इज़ माई सन ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और जो आया था हु केम हियर ये एडजेक्टिव क्लॉज है, जो आया था। ठीक है, किसके बारे में? उस लड़के के बारे में बात हो रही है, हु यानी वो लड़के के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, इसीलिए इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहा गया है। मैं एक और एग्जांपल बता दे रहा हूँ। आई बॉट अ पेन इट वॉज कॉस्टली, तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? पेन के बारे में। तो यहाँ इसको कैसे बना सकते हैं? आई बॉट अ पेन विच वॉज कॉस्टली, पेन नॉन लिविंग इसलिए विच लगा है। ऐसे बाकी सारे एग्जाम्पल आप चेक करिए, मैं आपको मतलब 1-2 सेकंड का 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप चेक करो। मैं इसको पॉज कर दे रहा हूँ एक तरीके से वीडियो को। कोई डाउट परेशानी हो तो ज़रूर पूछिए, चेक करिए। सबको सही लग रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? 1 से 6 सभी उदाहरणों में बोल्ड टाइप क्लॉज विशेषण वाक्यांश, यानी वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश अर्थात क्लॉज सब एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये सभी किसी न किसी नाउन की विशेषता बता रहे हैं। सिंपल है, जैसा मैंने पहले ही बताया था। अब चलते हैं आगे। ये एग्जाम्पल एक और है, इसको भी देखिएगा, समझिएगा। एक एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ मैं। आई सफर्ड एंग्जाइटी, द एंग्जाइटी वॉज एक्सट्रीम, एंग्जाइटी एक भाव है कह सकते हैं। द एंग्जाइटी दैट आई सफर्ड, यहाँ दैट जो आया है किसके लिए है? एंग्जाइटी के लिए आया है। ठीक है, तो द एंग्जाइटी वो जो बेचैनी है, दैट आई सफर्ड वॉज एक्सट्रीम, जो मैंने सहा था या मैंने परेशानी सही थी। ठीक है, संघर्ष किया था, वो बहुत एक्सट्रीम था, बहुत ज़्यादा था, यानी मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी। ठीक, दूसरा, वी सॉ द डांसर शी इंचेंटेड द ऑडियंस, यानी हमने डांसर को देखा, उसने एक तरीके से खुश कर दिया ऑडियंस को। तो वी सॉ द डांसर हु इंचेंटेड द ऑडियंस, हमने डांसर को देखा जिसने ऑडियंस को खुश कर दिया, यानी या मग्नमुग्ध कर दिया कह सकते हो। ठीक, 10वां एग्जाम्पल भी इसी पे ही बेसिक एक्सरसाइज, इसको जरूर करिएगा। इट इज़ द सेफ आई विल कीप माई पेपर इन इट, इसका कैसे बनेगा वो पता है। ठीक, it is the safe to use it in my paper, sorry I keep my paper in it, तो it is the safe, तो इसको कैसे बनेगा? I keep my paper that is safe, I keep my paper in that is safe। ठीक है, मतलब मैं अपने पेपर को अंदर रखूँगा जो सही होगा। ठीक है, इसके और तरीके हैं बनाने की, जरूरी नहीं कि जो मैंने कहा वही तरीका मतलब एकदम एक्सट्रीम सही हो, आप इसको 1-2 और तरीके से भी बना सकते हो। चेक करो, डाउट परेशानी हो तो पूछो। प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज थोड़ा पहचानो, कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, इसको चेक करने की कोशिश करिए। ठीक, आगे चलते हैं। 3 था नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, अब हम जा रहे हैं एडवर्ब क्लॉज, ये लास्ट क्लॉज है। ठीक, एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके सेंटेंस बनाना। तो एडवर्ब क्लॉज 9 तरीके से बनाए जा सकते हैं, टाइम को लेकर, कंडीशन को लेकर, रिजल्ट को लेकर, प्लेस को लेकर, कंपैरिजन को लेकर, पर्पस को लेकर, रीजन को लेकर, कॉन्ट्रास्ट यानी विरोध को लेकर, मैनर यानी तरीके को लेकर। ठीक है, मैंने उल्टा सीधा काउंट कर लिया, लेकिन कुल मिला के 9 है। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले टाइम को लेकर, टाइम का बोध कराने के लिए व्हेन, व्हाइल, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, ये सब बाकी का प्रयोग होता है समय दिखाने के लिए। ही परस्यूड द फॉक्स वॉज रन फास्टर, उसने परस्यू किया यानी कि उसको ले लिया, या कह सकते हैं जीत लिया या खरीद लिया। द फॉक्स रन फास्टर, और जो फॉक्स था वो तेज दौड़ा। तो वैन ही परस्यूड द फास्टर, जब यानी जब उसने फॉक्स को खरीदा, इट रन फास्टर, वो तेज दौड़ने लगा। ये एक सेंटेंस का पार्ट है, जहाँ पे वैन ही परस्यूड द फॉक्स ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये सबऑर्डिनेट है, और इट रैन फास्टर ये प्रिंसिपल है। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल भी कुछ ऐसा ही है, मैं इसको नहीं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप इसको समझ सकते हो, जान सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ फिर से वीडियो देखिए, कोई डाउट लगे तो मुझसे पूछिए कि यहाँ पे डाउट था। उपयुक्त उदाहरणों में अंडरलाइन क्लॉज समय का बोध करा रहा है, इसलिए एडवर्ब क्लॉज है, यानी जो अंडरलाइन है जो समय का बोध करा रहा है। व्हेन ही परस्यू द फॉक्स, ये समय की बात कर रहा है। आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, ये भी समय की बात कर रहा है। बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब डॉक्टर के आने से पहले। तो ये सब दोनों के दोनों क्या हैं? ये तीनों एक
2 3, ये तीनों आपको जो दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं समय की बात कर रहे हैं। ये क्लॉज हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड हैं जो समय को दर्शा रहे हैं। ठीक है, किसको दर्शा रहे हैं? समय को दर्शा रहे हैं किसी पर्टिकुलर क्रिया को लेकर। तो क्रिया को लेकर जब कोई फ्रेज ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड किसी समय के बारे में बात करे तो आप समझ जाओ वो एडवर्ब ऑफ टाइम में काउंट होता है। अब चलते हैं, वह, अब सुनिए, वह शब्दों का समूह जो किसी क्रिया के बारे में बताए उसके जगह के, किस जगह हुआ, तो आप समझिए उसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, प्लेस का बोध कराने के लिए वेयर या व्हेनेवर का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वेंट देयर, ही वॉज बॉर्न देयर, तो 2 बार देयर आ गया, ऐसे बोल सकते हैं। ही वेंट वेयर ही वॉज बॉर्न, वो गया जहाँ वो पैदा हुआ था। तो क्रिया की ही बारे में बात हो रही है, लेकिन कहाँ क्रिया हुई उसके बारे में बात हो रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्लेस के रूप में यूज़ करना। प्लेस ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं उसको। ठीक, पढ़ा होगा आपने एडवर्ब के टाइप्स में। अब रीज़न पढ़ने जा रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं एक एग्जाम्पल पढ़ रहा हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट परेशानी तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। थर्ड, रीज़न, कारण को लेकर, वो जो क्रिया हुई है, जो वर्ब हुआ है, जो एक्शन हुआ है, वो क्यों हुआ है, इसको लेकर कारण प्रदर्शित करने के लिए बिकॉज, सिंस या एज का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज़ इल, ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह बीमार है, वो कॉलेज नहीं जाएगा। तो ही विल नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज ही इज़ इल। ठीक है, वह कॉलेज नहीं जाएगा क्योंकि वो बीमार है। तो बिकॉज ही इज़ इल, ये सब क्लॉज हैं, और ये जो आपका है ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक, आई डू नॉट लव हिम, ही इज़ डिसऑनेस्ट, तो आई डू नॉट लव हिम बिकॉज ही इज़ डिसऑनेस्ट, क्योंकि वो डिसऑनेस्ट है। तो देखो, क्रिया न कर, मतलब प्यार न करना, अर्थात क्रिया ही है एक तरीके से। तो क्रिया न करने का कारण, तो यानी कि रीज़न ही बता रहा है। ठीक है, स्कूल न जाने के कारण, यानी क्रिया न करने के कारण, ये क्रिया, ये रीज़न ही बता रहा है, कारण। लेकिन ये मत समझिएगा कि 2 बार नॉट लग गया तो नॉट के लिए ही आता है, नहीं। ऐसे ही बोल सकते हैं, ही विल गो टू कॉलेज बिकॉज टुमारो इज एग्जाम, ऐसे भी कोई बोल सकता है। तो जरूरी नहीं कि नेगेटिव है तो 2 एग्जाम्पल नेगेटिव मिल गए तो नेगेटिव ही होंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक, चौथा, कंडीशन को लेकर, शर्त को लेकर। हो सकता है कोई क्रिया आपने शर्त को लेकर की हो, तब इसको हम बोल देंगे एडवर्ब ऑफ कंडीशन। हार्ड वर्क यू विल पास, सिंपल है, यहाँ इफ़, अनलेस, इन केस का यूज़ करके बनाते हैं। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे, यू विल पास, आप पास हो जाओगे। ठीक है, इसको उल्टा, मतलब इसको थोड़ा घुमा भी सकते हैं। जैसे यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम पास नहीं होगे जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। तो पास न होने का एक कंडीशन है, क्रिया होने का या न होने का एक कंडीशन जब रख दिया जाए ग्रुप ऑफ वर्ड को मिलाकर, तो उसे हम बोलते हैं कंडीशन, मतलब एडवर्ब ऑफ कंडीशन या एडवर्ब ऑफ कंडीशन कहते हैं। ठीक है, पांचवा, कंपैरिजन, जहाँ पे हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, किसी क्रिया की तुलना करें किसी दूसरे चीज़ से। कंपैरिजन, सीता इज़ ब्यूटीफुल, सीता इज़ इक्वली ब्यूटीफुल, तो सीता इज़ एज ब्यूटीफुल एज शीला। यहाँ इज़ जो है वो क्रिया के रूप में काम कर रहा है। या ध्यान दीजिएगा, जब किसी एडजेक्टिव की विशेषता कोई दूसरा वर्ड बोले तो आप समझ जाओ कि वो एडवर्ब ही है। एडवर्ब ही एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, पांचवें का, लीला इज मोर इंटेलिजेंट, आई एम लेस इंटेलिजेंट। तो सिंपल, लीला इज मोर इंटेलिजेंट दैन आई। ठीक है, यहाँ एम और इज जो है वो छिपा रहता है, इसका प्रयोग करोगे तभी आएगा, नहीं करोगे नहीं आएगा। कई लोग इसको बोलते हैं मी देन मी, तो मी का यूज़ नहीं करते हैं हम, सब्जेक्ट का वो फर्स्ट पर्सन ही रखते हैं, चाहे जो भी हो, आई हो, यू हो, जो भी हो, हम उसका फर्स्ट पर्सन ही रखते हैं। चलते हैं आगे। छठा, 9 था, अभी हम छठवां पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट, यानी कि जिसमें विरोध की बात हो। ठीक है, जैसे थॉ, ऑल्दो, इवन इफ। ठीक है, बोलते हैं ना, वो गरीब था फिर भी उसने पढ़ाई की, वो गरीब था फिर भी वो खुश था। ठीक है, वो मोटा था फिर भी वो कमज़ोर था, या ऐसे कह सकते हैं। तो ऑल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब था, ऑनेस्ट था, सच्चा था। तो थॉ इज़ पुअर, मैंने गरीब बोल दिया, थॉ इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, दोनों आप बोल सकते हो, यद्यपि का दोनों लगभग मतलब होता है। सेकेंड, ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड,
ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया फेल हो गया। यहाँ लेकिन नहीं बोलेंगे, यहाँ बट नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि बट जैसे लगाए ये चल जाएगा कंपाउंड में, तो हमें कंपाउंड नहीं पढ़ना है, हम कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा ध्यान देंगे। और यहाँ ध्यान दो, ही फेल्ड प्रिंसिपल क्लॉज है और जो बोल्ड में लिखा है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी कि वो अगर फेल ही नहीं हुआ तो कठिन परिश्रम के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं ही है, इसलिए यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज ही फेल्ड है। ठीक, चलते हैं 7वां, इसको थोड़ा मैं इसको नॉर्मल कर दे रहा हूँ। अफेक्ट, प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए सो दैट का प्रयोग करते हैं, जैसे ही इज़ वेरी पुअर ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर, यानी कि प्रभाव दिखा रहा है कि कोई क्रिया है जिसको होने पर उसको प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। ही इज़ सो पुअर दैट, वो बहुत गरीब है कि ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर, कि वो स्कूटर खरीद सके। तो यहाँ पे देखो सो और दैट के बीच में एक नाउन आया है, तो याद रखिएगा कभी कभी ऐसे आते हैं, सो और दैट का यूज़ प्रयोग करते हैं, साथ में नाउन या प्रोनाउन का यूज़ वहाँ हमें करना चाहिए बीच में। सो और दैट को अलग करेंगे और बीच में हम किसी नाउन का प्रयोग करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप कितना बेसिक ग्रामर समझे हो। अगर जितना बेसिक आपने ग्रामर समझा हो, जितना बेसिक आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच समझा हो, उतना आपको ये आसान लगेगा। जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसने ठीक से नहीं पढ़ा है उसको डाउट होंगे, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे आ रहा है, इसका यूज़ क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है, इसलिए पहले प्लीज़ जाके पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़िए, समझिए। 8वां, पर्पज़, यानी कोई काम करने का कारण कि वो क्यों किया गया। ही वर्क हार्ड ही वॉन्ट्स टू सिक्योर हाई मार्क, ठीक है, तो सिंपल है, ही वर्क हार्ड सो दैट। अब देखिए यहाँ पे सो और दैट के बीच में पुअर आ गया, तो ये अफेक्ट वाले में आ गया। लेकिन अगर हम यही सो दैट का यूज एक साथ करें तो इसमें हम क्या आता है, उसको हम फ्यूचर के लिए बोलते हैं या पर्पस के लिए बोलते हैं, सो दैट ही मे सिक्योर हायर मार्क। सेकेंड एग्जाम्पल, ये सब लिखा रहेगा तो समझ जाओ कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ पर्पस की तरह यूज़ हो रहा है, कारण के साथ यूज़ हो रहा है, ठीक है। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, क्रिया की बात हो रही है। ही वांटेड टू सिक्योर गुड मार्क्स, तो वो जो क्रिया वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका एक पर्पस, उसका एक कारण है, उसका एक लक्ष्य है कि वो अच्छा मार्क चाहता है। तो ही वर्कड हार्ड सो दैट, ताकि ही माइट सिक्योर गुड मार्क्स, ताकि वो अच्छा नंबर पा सके। यहाँ मे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन माइट का यूज़ हम करते हैं जब आशा थोड़ी कम हो, जब नंबर कम आने के चांस ज़्यादा हो, आपने कठिन परिश्रम किया है फिर भी आप सोचते हो भाई नंबर तो कम आना ही है, तो तब हम माइट यूज़ करेंगे, ठीक है। जहाँ पे हम कंफर्म कम हो उसे तब हम माइट का यूज़ करेंगे। लास्ट देखने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए मेन क्लॉज होता है, मेन क्लॉज में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपको सब ऑर्डिनेट क्लॉज में दिक्कत है। उसको कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं वो चेक करते हैं। मैनर, तरीका, यू हैव हेल्प मी, तुमने मेरी मदद की। आई शैल हेल्प यू इन द सेम वे, मैं तुम्हारी मदद करूँगा उसी तरीके से। तो किसी को अपने काम के तरीक़ों को दिखाने के लिए, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एज या सो फार एज का यूज़ करते हैं। जैसे आई हेल्प यू एज यू हैव हेल्प मी, तो ये तरीका, जिस तरीके से तुमने मेरी मदद की उस तरीके से मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो ये तरीका, क्रिया करने का तरीके की बात हो रही है। एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं इसको, ठीक है, क्लियर। यहाँ देखो यहाँ पे लिखा है साफ साफ एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, इसको नाम दिया जाता है। अब हम 11वां एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। इस तरह 12वां है, 13 है, 14 है, ठीक है, और 15 है, फिर 16 है शायद, फिर ख़त्म 17 के बाद ख़त्म है, ठीक है। तो मैं 11 का एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, बाकी एक्सरसाइज में कराऊंगा लेकिन थोड़ा लेट कराऊंगा। तब तक आप अपने से कोशिश करिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप इंडिविजुअल 1-to-1 भी पूछ सकते हो, लेकिन पूछने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में बताया, उसी तरीके से ही पूछिएगा प्लीज़। ही मे बी इनोसेंट आई डू नॉट नो, ये पहले हमने देख लिया है, बनाया है, कर सकते हो, ठीक है, सिंपल है। आई नो, आई डू नॉट नो, कॉमा, मे बी ही इनोसेंट या ही मे बी इनोसेंट, इसको आपने ऊपर बना के चेक किया है। ज़रूर ये PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और आपके पास अगर बुक है तब बुक से भी ज़रूर चेक करिएगा कि ये जो मैंने बताया था ये पहले ही मैंने अभी आपको 10 मिनट पहले ही बता दिया है, 10 या हो सकता है 12 मिनट पहले।